वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटा, आज के महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो जो टॉपिक है वो टॉपिक को देखिए, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है आज। पहला जो टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस होता क्या है। दूसरा है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है कतर राष्ट्रीय दिवस 2025, इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा है मंगोलिया में खान कृष्ण 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन प्रमुख बनी शेख नासिर अल नवाइस, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। चार टोटल आज हमारे 5 टॉपिक है, उन सभी के बारे में जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें बेटा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस क्या होता है, पहले इसके बारे में जानिए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस होता क्या है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पहले तो ये कब मनाया जाता है, तो इसे बेटा 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 नवंबर को। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 बात समझ में आया। तो 2 पॉइंट हमारे पास यहां से आ गए। इसका उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य, जो मेन पॉइंट है वही लिखेंगे। सभी नागरिकों जो दबा कुचला है, वंचित है, उस वर्ग को जो है निशुल्क और निष्पक्ष, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क और निष्पक्ष न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जो है 1995 में ये प्रभावी हुआ। तो लिखिए वंचित वर्ग, लिखिए ऐसे लिखिए, वंचित वर्ग और समाज पे हाशिए के लोगों को समान न्याय तक पहुंच, ऐसे लिखिए। ठीक है, ऐसे लिखिए, चलिए। वंचित वर्ग और हाशिए के लोगों को समान न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समान न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या करना, विधिक सहायता देना, कानूनी सहायता देना। याद रखिएगा, विधिक सहायता सहायता देना। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो विधिक सहायता दी जाएगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये क्या होगा, ये फ्री, निःशुल्क, लिखिए निःशुल्क देना, निःशुल्क देना। कोई परामर्श अगर आप देंगे तो वो निःशुल्क देंगे, ये भी इसमें कहा गया है। बात समझ में आया। ये प्रभावी हुआ था 1995 में, प्रभावी हुआ 1995 में। ठीक है, लेकिन इसका एक्ट है 1987 का। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो कम से कम ये तो आपको जानना चाहिए ना कि भाई कब उसकी शुरुआत हुई या उसकी मेन चीजें क्या है। तो याद रखिएगा, इसे प्यार से हम नालसा कहते हैं, नालसा। तो अगर 50 शब्द 100 शब्द में, मैं फिर अभी कह रहा हूं कि मैं कोई प्रीलिम्स रिलेटेड नहीं पढ़ाता हूं, मैं प्री के साथ मेंस को भी जोड़ के पढ़ा रहा हूं। इसका एक्ट पूछा जाए या किस वर्ष ये प्रभावी हुआ और इसका मेन उद्देश्य पूछा जाए, तो कम से कम ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। इस एक्ट के तहत जो है कई प्रमुख संस्थाएं शामिल होती है। लिखिए,
प्रमुख संस्थाएं शामिल, कौन कौन सी शामिल है लिख लीजिए। प्रमुख कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो देखिए, मैंने सबसे पहले नालसा के बारे में बताया, प्रभावी कब हुआ, उद्देश्य क्या है, निःशुल्क देना है, विधिक सहायता एक्ट है, और प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी शामिल हैं इसके बारे में बताना है। तो पहला लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में। 3 पॉइंट लिखिए। पहला, भारत के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, पहला पॉइंट। लिखिए। दूसरा, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में। ठीक है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में। तीसरा, एक होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम पहला वाला है, ये नालसा है। दूसरा ये क्या है, स्टेट से संबंधित है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसे SALSA कहते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और तीसरा जो है, लिख लीजिए, तीसरा वह है DLSA। DLSA का मतलब यहां पर हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यहां पर SLSA है, और DLSA का मतलब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिला विधिक मतलब कानूनी सेवा प्राधिकरण। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे मेंस में, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से जो जो 3 चीजें थी वो हमने आपको बताया। तो इसका मतलब है संबंधित जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है, संबंधित जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में। जिला ठीक है, ये 3 चीजें बेटा आप याद रखिएगा एज ए UPSC एंड स्टेट PCS एस्पिरेंट। ये 3 चीजें आपको जाननी चाहिए। मैंने कहा कि जो समाज पे हाशिए वाले जो लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, वह लोगों को पता ही नहीं है। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, आज हम बात करते हैं DPSP की, आज हम बात करते हैं नागरिकता की। लोगों को जो है अपना मौलिक अधिकार ही नहीं पता है। जो मौलिक अधिकार है या DPSP में क्या कहा गया नहीं पता है लोगों को। भाई सभी लोग पढ़े लिखे थोड़े हैं। आज भी भारत में जो न्याय की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है लगातार टाइम टेकन है। एक फैसला आने में न जाने कितने साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग न्यायालय जाना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो घर में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के चलते, अपने बच्चों के भविष्य के चलते तरह तरह की दुख सहती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें परामर्श देने के लिए कोई है नहीं। आज भी लोग दबे हुए हैं। सरकार के द्वारा न जाने कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर के नाम पर। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं भारत में, आजादी के इतने सालों के बाद, चाहे वो गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग हैं, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख लीजिए। हम लंबी लंबी बातें तो करते हैं, लेकिन वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है, या हम महिलाओं के सशक्तिकरण पे खूब बातें करते हैं, लेकिन आज भी स्थिति कितनी नदारत है। दिन पे दिन जो है हर समय कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। अभी हाल ही में दिल्ली में जो है लाल किले के पास बम विस्फोट हुआ, एक गाड़ी में बम विस्फोट हुआ, और कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी जो है चैलेंज करता है, क्योंकि सुरक्षा 2 तरह की होती है, एक होती है आंतरिक सुरक्षा, एक होती है बाहरी सुरक्षा। ये हमारा इंटेलिजेंस जो है जो फेल्योर हुआ, इसके बारे में भी जो है कहीं ना कहीं चूक हुआ है।
और दिल्ली पर अटैक करने का मतलब एक मैसेज देना, पूरे भारत को मैसेज देना कि आपके इंटेलिजेंस में जो है अभी सुधार की जरूरत है। खैर हम लीक से नहीं भटकेंगे, जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे तो उसमें वो चीजें बताएंगे आप सभी को। लेकिन हमने ये कहा कि अगर केंद्र लेवल पर नालसा है, स्टेट लेवल पर एसएलएसए है और जिले लेवल पर डीएलएसए है, इन सबके बावजूद इसका मेन उद्देश्य क्या है कि गरीब से गरीब तबके व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता उन्हें प्रदान करना, उन्हें परामर्श देना, उन्हें सहायता करना, जिससे उनको न्याय मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो ये बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर है? तो लिख लीजिए, मेन पॉइंट में लिख लीजिए, की पॉइंट। कभी भी आपका अगर मेंस में भी आए तो वो चीजें आप बता सके। की पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट, यह जो नियम है, यह जो रूल है, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को, लिखो, इकोनॉमी एंड सोशल, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता, परामर्श, कानूनी परामर्श देना। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी बात आए तो कम से कम आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या कहा था। अच्छा, इसका वित्त पोषण कौन करेगा? तो इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय, राज्य और जिला कानूनी सहायता निधियों के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी पॉइंट लिख लो, इसका वित्त पोषण यानी कि फंडिंग की जो बात मैं कह रहा हूं, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय, राज्य और जिला, लिखो, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तीनों के द्वारा कानूनी सहायता जो है निधियों के माध्यम से किया जाता है। कानूनी निधियों के माध्यम से। दो पॉइंट हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, ये चीजें आप सभी को जाननी चाहिए। लिख लीजिए इसको, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, अभी हमने इसके बारे में बात किया है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025, पहले पॉइंट। अब ये राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 क्या है? तो इसको दो चीजें जाननी है। पहले तो ये कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। दूसरा, किस मंत्रालय के तहत हुआ है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है वनडे में कि कौन मंत्री है? तो मनोहर लाल जो है वो खट्टर जो थे, पहले हरियाणा के सीएम थे, अब वो मंत्री हैं। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। तो लिखिए, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025। देखो भाई, नई दिल्ली में हुआ, मंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर, और तीसरा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। ये सब लिखना आपको आना चाहिए। मेंस में यही सब तो गुलाबाजी करना है आप सभी को। यह सम्मेलन क्यों किया गया? पहले तो यह भी जवाब आएगा कि सर ये क्यों किया गया। तो सतत शहरी विकास और शासन के विषय पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? आधारित है। आखिर कोई भी सम्मेलन किया जाता है तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो लिखो, सतत विकास, सतत शहरी विकास और शासन के विषय पर। शहरी विकास
और शासन के विषय पर। देखिए इस तरह से आपको मेंस में भी लिखना है। इसका उद्देश्य है शहरी इनोवेशन यानी कि नवाचार, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, और शासन पर विचार विमर्श करना। तो लिखो इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? शहरी इनोवेशन, नवाचार, दूसरा निवेश और शासन पर, इन्वेस्टमेंट, शासन पर क्या करना? विचार विमर्श करना। लिखिए क्लियर, दो चीजें, विचार विमर्श करना। लिख लीजिए पहले इतना। तो राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025। अच्छा, इसका जो काम करने का जो तरीका है उसमें 5 स्ट्रक्चर बताए गए। 5 स्ट्रक्चर कौन कौन से? तो लिखिए अगले पॉइंट पे 5 तरीके बताए गए, इसे हम लिखे। जैसे राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व की बात की गई। दूसरा परियोजना प्रबंधन और साझेदारी, लिखो। तीसरा, तीसरा लिखो बेटा, जो है आपका सार्वजनिक वित्त। इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए। चौथा है जन सहायता, लोगों की सहायता। और पांचवा है साझेदारी, दोनों में लिख दिया था मैंने, साझेदारी, पार्टनरशिप। ये सारी चीजें भी आपको जाननी चाहिए। 5 जो है तरीके इसमें आपको बताए। क्लियर है सबको? तो लिख लीजिए सभी को। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। मैं किनारे इसलिए हट गया हूं ताकि आप लोग आराम से इन चीजों को देख सकें। चलिए अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है, क्योंकि पूरा डीप नहीं बता रहा हूं, बस उतना ही जानिए जितना काम लगे। कतर राष्ट्रीय दिवस 2025। क्या है भाई ये कतर राष्ट्रीय दिवस 2025? कतर ने चूंकि 2025 के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए अपना एक ऑफिशियल नारा घोषित किया। यह जो ऑफिशियल नारा होगा वह उसकी वफादारी, उसकी आज तक की जो प्रगति हुई है और उसके कर्तव्य जैसे मूल्यों पर यह आधारित है। यह नारा चूंकि अमीर शेख तमीम बिन ने दिया है 2016 में, चूंकि कतर विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण था उसी से लिया भी गया है। और इस नारे के माध्यम से कतर ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की जागरूकता, सेवा और समर्पण निर्भर करती है। आज मैं देखो ये बात क्यों कह रहा हूं। ये कतर राष्ट्रीय दिवस तो चलो अपना एक राष्ट्रीय दिवस ये मना रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि भारत जैसा देश, आज आप ही लोग देखो ना यूपीएससी में एथिक्स पढ़ना पड़ रहा है। ये पहले मसूरी में चलता था एथिक्स, जब ट्रेनिंग में लोग जाते थे आईएएस बन के तो वहां पर एथिक्स पढ़ाया जाता है। लेकिन आज क्या है, एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में दिया गया है। नागरिकता बचपन से पढ़ाया जा रहा है आप सभी को कि भैया आप एथिकल बनिए। आज पर्यावरण को लेकर सरकार कितनी चिंता है भाई, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सरकार कितनी चिंता में है कि प्रकृति को बचाओ, पानी को स्टोर करो। लेकिन जब हमारी ये चीजें मतलब शुरू से हैबिट बनी होती, या पुरानी जो सरकारों ने इस पे बहुत जोर दिया होता, तो आज ये कहने का नौबत नहीं आता है। राष्ट्र फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आज इसी समय देखिए आप चंडीगढ़ को देखिए,
चंडीगढ़ को एक प्रॉपर तरीके से बसाया गया। चंडीगढ़ जो शहर है वहां पर लोग जो है सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि आदत सी हो गई है। लोग वही है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोगों ने शुरू से उन चीजों को देखा है। दिल्ली मेट्रो, वहां पर अगर आप कुछ भी रैपर भी फेंक रहे हो या कुछ मतलब गंदगी भी कहीं मचा रहे हो तो आपको फाइन का सामना करना पड़ेगा। आपको जो है तरह तरह के जो है आपको मतलब क्या करेंगे सीएसएफ वाले, वो आप जानते ही हो भले से। लेकिन वही लोग रेलवे में देखो कितनी स्थिति खराब करके रखते हैं, पूरी गंदगी कर दे, कितना भी साफ सफाई रखा जाए। क्योंकि जब तक राष्ट्र की बात, जब तक राष्ट्र की, जिसे मैंने कहा कि कतर ने कहा है कि राष्ट्र की जो प्रगति है उसके नागरिकों की जागरूकता, उसके समर्पण, उसके सेवा पर निर्भर करती है। और ये चीजें हमको जब तक सिखाई नहीं जाएगी तब तक हम हमेशा पीछे रहेंगे। तो चंडीगढ़ का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया। गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में कितना आगे है, या ग्रेटर नोएडा प्रदूषण के मामले में कितना आगे है। हमने वनों को काटकर जो है बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना दी। आप देख लीजिए केदारनाथ त्रासदी तो उसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पर पता चला बिल्डिंगें बनना चालू हो गई तो प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करना चालू कर दिए। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम किससे हैं, हम अपने देश से हैं। इसीलिए स्टार्ट भी होता है प्रस्तावना, हम भारत के लोग। तो खैर, हम जो मेन हमारा उद्देश्य समझाने का यही था कि कतर जैसा राज्य, ये बात मतलब कतर जैसा देश ने 2025 के अपने राष्ट्रीय दिवस के समारोह में जो है एक ऑफिशियल नारा घोषित किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने कहता है कि आपसे राष्ट्र उठता है, आपसे ही आशा करता है। जो नारा दिया है कि आपसे ही राष्ट्र उठता है, आपसे ही आशा करता है। और यह संदेश नागरिकों की भूमिका को केंद्रीय मानते हुए दिया गया है। इसमें कुछ बताना नहीं है, इसमें मेन चीजें मैं यही कहना चाहता हूं। तो खैर, कतर राष्ट्रीय दिवस 2025 के बारे में लिख लीजिए कुछ पॉइंट। इन्होंने कहा है कि ये जो कहना है इनका, वफादारी, कर्तव्य और प्रगति जैसे मूल्यों पर आधारित है। वफादारी, कर्तव्य और प्रगति, तीन चीजें की बात की गई है के मूल्यों पर आधारित। पहली बात। दूसरा, यह नारा जो मैं कह रहा हूं कि आपसे राष्ट्र उठता है, नारा लिखो, आपसे राष्ट्र उठता है, आपसे राष्ट्र उठता है, आपसे ही आशा करता है। लिखिए, आपसे ही आशा करता है। बस दो चीजें याद रखिएगा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? 2016 में मैंने कहा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद, बस याद रखिएगा तीन चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक संदेश जो उसने दिया है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए, देखो, राष्ट्र की उसके नागरिकों की जागरूकता, सेवा और समर्पण पर निर्भर करती है। लिखिए,
इतना पॉइंट लिखिए। कोई भी चीज अगर आप पढ़िए तो उसका 3-4 चीज जरूर याद रखिए। इसमें ऐसा नहीं कि आपको मैं कुछ स्पेशल बता रहा हूं, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको मैं बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे हैबिट बनेंगी। बहुत ही जल्द मैं एमसीक्यू फॉर्म में भी आपको पढ़ाऊंगा। हर प्रश्न रहेंगे और आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे, और आपके टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा। ऐसे भी अब चीजों को मैं लेकर करने वाला हूं आपसे। ठीक है, देखिए, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। एक पॉइंट और मैं बता दूं, मैं अभी कहा, एक एग्जांपल दिया, एक टॉपिक अलग से बता देता हूं कि दिल्ली में जो है बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है, खैर ये अलग से मैं बता रहा हूं। लाल किले पर हुआ। अब समझ रहे हैं लाल किले का मतलब? लाल किले के पास अगर बम ब्लास्ट होता है, और मैंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज किया गया है, जो हमारे सुरक्षा के लोग जो लगे हुए हैं, जो प्रहरी की तरह देश की रक्षा करते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, या उत्तर भारत में देखिए, या पश्चिमोत्तर भारत में देखिए, या दक्षिण में देखिए, 2014 के बाद दिल्ली में ऐसा कोई केस नहीं देखा गया था। इतने दिनों के बाद अगर दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, वो भी लाल किले के पास हुआ, एक गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई उसमें, और बहुत सारी गाड़ियां जो है मतलब तितर बितर लोग हो गए, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका है वो। और लाल किला मतलब भारत का मतलब मेन पॉइंट एक तरह से कहूं मैं। भाई प्रधानमंत्री वहीं जाके तो भाषण देते हैं 15 अगस्त पे। और वहां पर अगर ये ऐसी घटना घटी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो विपक्षी जो देश है, जो हमेशा षड्यंत्र रचते हैं, उनके द्वारा किया गया कुकर्म है ये। उन्होंने चैलेंज किया है कि साहब आप कहते हो कि हम विकासशील देश है, हम विकसित बनना चाहते हैं, देख लो हमने करके दिखा दिया। और सच्चाई ये भी है, दुश्मन सिर्फ ये नहीं है कि आपसे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, आपसे झगड़ा कर रहा है, वो दुश्मन है आपका। दुश्मन वो लोग भी हैं जो आपका मानसिक शोषण कर रहे हैं। ये अमेरिका जैसा देश, या रसिया जैसा देश, या चाइना जैसा देश, जो अपने आप को बहुत ही बाहुबली समझते हैं, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ है। मैं बार बार कहता हूं कि सिप्री की रिपोर्ट उठा के देखिए, हथियार बेचने वाले देश ये, हथियार खरीदने वाला देश हम। इनको तो होड़ मची है सिर्फ हथियार बेचने की और अपना सामान बेचने की। कहीं ट्रेड वार चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। वो हथियार बेचेंगे और हम हथियार खरीदेंगे। लड़ाने वाले भी वही, बेचने वाले भी वही। तो हमारा जो पैसा डेवलपमेंट का जाएगा, जो विकास पे पैसा जाता है, जो शिक्षा पे पैसा जाता है, जो स्वास्थ्य पे पैसा जाता है, वो किस पे जाता है? हथियार खरीदने में जा रहा है। उनके देश का क्या होगा? विकास होगा। और हम क्या डेवलप कर पाएंगे? अमेरिका के ऊपर कुछ भी अटैक होता है, कुछ भी चीजें होती है, तो अपने आन मान शान मान लेता है, और जाके भाई तालिबान को क्या किया उसने, या ओसामा बिन लादेन के साथ उसने क्या किया? घर में घुस के मारा। तो ये बातें जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, तो वो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। हमारे जितने भी इंटेलिजेंस के जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर ये घटनाएं घटी हैं, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में एक चुनौती है हमारे लिए।
तो ये बातें चूंकि मैंने कहा कि आप लोगों को भी बताऊं, चूंकि आप लोग बेसिक अभी तैयारी कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो याद रखना, लाल किले पर अटैक मतलब ओपन चैलेंज है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। मंगोलिया में खान क्विस्ट जो है 2025 सैन्य अभ्यास। अब देखो, अभ्यास तो सभी लोग करते हैं, भारत जापान करता है, भारत ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, क्वाड के हम मेंबर भी हैं, क्योंकि क्वाड में भी 4 देश हैं, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो हम एक देश दूसरे देश के साथ क्यों करता है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि हम उनकी टेक्नोलॉजी को कुछ सीखेंगे, कुछ हमसे वो सीखेंगे, क्योंकि सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। आंतरिक हो चाहे बाहरी, सुरक्षा सबको चाहिए। अगर किसी देश में अशांति है तो पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों को भी जो इसका इफेक्ट पड़ता है। कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे क्या आतंकवाद फैले, हमारे क्या आतंकवाद पनपे। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, पाकिस्तान जैसे, जिनको शुरू से ही मजा आता है। पाकिस्तान की जितनी संख्या है उससे बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उनको उसी में मजा आता है। नहीं नहीं, हम तो जो है बस भारत के खिलाफ जो है जहर ही उगलेंगे। तो मंगोलिया की बात अगर मैं करूं तो मंगोलिया की राजधानी है बेटा क्या? उलान बतार। क्योंकि भारत की एक सेना वहां पहुंची है, और इस जो क्वेस्ट हो रहा है खान क्वेस्ट, इसमें भाग भी ले रही है। दोनों देश एक तैयारी कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यह तैयारी देश को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। तो ये बेसिक चीजें आपको पहले प्रस्तावना में याद रखना, पहले इतना लिखो जो बताया हूं मैं आप सभी को। इसकी शुरुआत जो की गई थी खान क्विस्ट की, शुरुआत इसकी की गई थी 2003 से। अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी। अमेरिका बात समझ में आया? ठीक, 2006 में इसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में विस्तारित किया गया। कब? 2006 में। इसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में लिख लो। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि बहुत देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लेना शुरू किया। तो अभी भारत की जो टीम है, भारत की सेना जो है, हमारी जो भारतीय सेना है, मंगोलिया पहुंची है। लिख लो। तो भारतीय सेना कहां पहुंची बेटा? मंगोलिया पहुंची है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सभी को इससे जानना चाहिए। और मैंने कहा कि इसमें मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है, देशों के बीच रिलेशन को मजबूत करना, दूसरा अभ्यास करने से
हम अपनी रणनीतिक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। लिख लो। तो इसीलिए जो है सॉरी, ये एक्सरसाइज बेटा किया गया भी। क्लियर है सबको? तो लिख लीजिए सभी लोग। जो चीजें, देखो होता क्या है ना कि यूपीएससी की तैयारी में हम लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि हमको लगता है कि वनडे टाइप का यहां पे क्वेश्चन आएगा, बस यही पूछेगा वनडे में कि भाई कब से किया जा रहा है, इस बार कहां किया गया, यही पूछेगा। लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको कम से कम ये चीजें जानना चाहिए कि एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य क्या होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कभी भी मनमुटाव होता है, लेकिन आप देखते हैं कभी ट्रेड को हम बंद नहीं करते हैं, व्यापार नहीं बंद करते हैं। अच्छा, कुछ अराजक तत्व तो होंगे कहेंगे सर सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था 1960 में, सर हम पानी बंद कर देते हैं। अरे पानी बंद कर दोगे तो भाई कुछ अच्छे लोग भी तो हैं वहां पे, उनका क्या होगा फिर ह्यूमन राइट्स क्यों बैठा हुआ है? यही आपको सीखना है। आपको हमेशा तटस्थ होकर निर्णय लेना है। आपको हमेशा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक जगह, आपको हमेशा जैसे मॉडरेट पेपर आता है वैसे ही करना है आपको। तो इसको याद रखिएगा इसके उद्देश्य पे, इसीलिए हर देश एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ जैसे मैंने कहा डिस्प्यूट होता है, तो हम खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपने रिश्तों को क्या करते हैं, मधुर करने का काम करते हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी, हमेशा कहते थे पड़ोसियों से प्रेम करो। इसीलिए पड़ोसियों से हम आज भी प्रेम करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पड़ोसी हमेशा जहर उगलता है, लेकिन शुरुआत वो करता है, एंड हम ही करते हैं। वो दशा देखेगा अपना, उसने जो आतंक मचाया दिल्ली में, अब उसका जो है रिजल्ट भुगतने के लिए वो तैयार रहेगा। तो चलिए हम लोग उसका वेट करेंगे। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन प्रमुख की बनी शेख नासिर अल नवाइस, प्रमुख बनी है ये संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं। और इन्हें अपना संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, पहली बार। ठीक है, बहुमत से नियुक्त किया गया, ऐसे नहीं है, संयुक्त राष्ट्र बहुमत से काम करता है। और संयुक्त राष्ट्र जो है, जो वहां की पहली महिला प्रमुख बनी है, जिनका नाम है शेखा नासिर अल जो है नवाइस। ठीक है, चेहरा इनका देख लीजिए, बहुत दिनों तक दिखाई देंगी और काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा इस बार के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जनवरी से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी और 4 वर्ष तक ये रहेंगी, यानी कि 2030 तक रहेंगी। यह कदम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो हमारी लीडरशिप है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ी प्रगति के रूप में भी ये देखा जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो मेन मेन शब्द है इस शब्दों को लिख लीजिए कि जो मैं कह रहा था आप सभी से कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात, लिखे यूएई, यूएई की क्या बनी है बेटा, महिला प्रमुख बनी है। वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। और जो शेखा नासिर अल नवाइस है, शेखा नासिर अल नवाइश, शेखा नासिर अल जो नवाइस जी हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की, लिख लो, राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। क्लियर है सबको? ये कहां पर सम्मेलन हुआ है? तो स्पेन के सेगोविया शहर में यह सम्मेलन जो हुआ है, स्पेन के
शहर में कब से पदभार ग्रहण करेंगे? पदभार जो है बेटा 1 जनवरी, याद रखिएगा, 2026 से 31 दिसंबर 2030 तक। देखिए टोटल 4 साल का, याद रखिएगा 4 साल का इनका पदभार रहेगा। तो लिख लीजिए 4 साल का इनका पदभार रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो है इनिशिएटिव है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि। लिख लीजिए। ठीक है, उनकी जो नियुक्ति हुई है वो याद रखिएगा, जो नियुक्ति इस बार हुई है वो नियुक्ति 123वें यूएन टूरिज्म, 123वें यूनाइटेड नेशन टूरिज्म कार्यकारी परिषद सत्र के रूप में हुई है, परिषद में हुई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को देखो लाइन से मैंने लिख दिया है, आपको भी इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, ये अलनवाई जी ने देखो बेटा 5 पिलर के रूप में बात किया है। उन्होंने एक विजन दिया है, और विजन क्या दिया है? इन्होंने कहा है कि पर्यटन टूरिज्म, चूंकि टूरिज्म जो है, पर्यटन जिसे कहते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। इसलिए हर राज्य, आओ हमारे राजस्थान, आओ हमारे, पधारो हमारे राजस्थान, या उत्तर प्रदेश का है कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं। टूरिज्म को लोग प्रमोट कर रहे हैं। भारत में देखो उत्तराखंड जैसा राज्य, लोग वहां पर कोई बड़ी बड़ी कंपनी थोड़े है, वहां पर टूरिज्म में मेन उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के लिए फेमस है। तो इन्होंने 5 पिलर बताए हैं। ठीक है, सैखा नासिर अल नवाइस ने 5 पिलर बताए हैं। और वो 5 पिलर कौन कौन से हैं बेटा? 5 पिलर उन्होंने कहा, पहला पर्यटन, और जिसके लिए बनाए गए वही पहला हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है क्या? नवाचार, इनोवेशन। तीसरा उन्होंने कहा है फंडिंग की बात, यानी कि फंडिंग, वित्त के बारे में कहा है, फाइनेंस के बारे में बात किया है। चौथा उन्होंने बेटा बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, बुद्धिमत्ता, एआई की बात किया है, उन्होंने बुद्धिमत्ता की बात किया है। और बुद्धिमत्ता के उपयोग से पर्यटन को बढ़ाने की बात किया है, ये 5वां पॉइंट, ये 5 पिलर याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। ये जितनी भी चीजें मैंने आप सभी को बताया, ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके पेपर में जो जो पॉइंट है उस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। मैं आने वाले समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो चीजें दी जाएं जिससे कि आप सकारात्मक एनर्जी के साथ आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि मेंस पढ़ना ही पढ़ना है आपको, तो अभी से क्यों नहीं हम करंट और मेंस को अपडेट करके चलें दोनों को। भाई आजकल क्वेश्चन भी तो कैसे पूछे जा रहे हैं, दोनों को अब मिला के पूछे जा रहे हैं। अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे ही चल रहा हूं मैं। तो चाहता तो मैं द हिंदू का लेके आता, पूरा एकदम समझा देता, लेकिन मैं जानता हूं कि वो चीजें भी पॉसिबल नहीं है। अभी जो जो टॉपिक पढ़ाया आज मैंने,
घर पे जाइए और जो आपको नोट्स मिलते हैं उसको रिवीजन कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, इनका पूरा डिटेल दे दिया। अगर मान लीजिए 50 शब्द 100 शब्द में पूछ दे, पर्यटन को लेके और इंटरनेशनल रिलेशन को लेके कुछ बना दे, तो कम से कम इतना तो रहे ना कि आप ये करने की स्थिति में रहेंगे कि भैया 4 साल की इनका टेन्योर पीरियड है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख बनी है। ये सारी चीजें आप आपके नोट्स में लिख सकते हैं। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि हमने अगर कुछ पूछा है तो कम से कम प्रस्तावना का जो बैकग्राउंड हो वो अच्छा हमको दिखे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ा जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन प्रमुख की शाखा। दूसरा हमने जो है जो खान क्विस्ट के बारे में पूछा, इसके बारे में भी चर्चा किया मंगोलिया में। तीसरा हमने जो है अलग से दिल्ली ब्लास्ट पे बताया कतर राष्ट्रीय दिवस 2025 अपने देश के बारे में उसने बताया। और टॉपिक हमने पढ़ा है जो मेन जो जितनी भी चीजें हैं राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन के बारे में आज हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ बेटा हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में हमने इस सारे पॉइंट को, चूंकि स्लाइड ऊपर नीचे हो गया तो ये सारी चीजें हमने बात की। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो जो पढ़ाता हूं, जो जो लिखवाता हूं, घर पे जाके उसको रिवीजन करना है। और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ और भी तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के तो आप हमको बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि नहीं उसी तरीके से मैं चलूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी और मैं भी एनालिसिस करके ही जो है आता हूं, आपको बताता हूं, आपको पढ़ाता हूं। तो चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी क्लास A+ का आपके पास मतलब डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए बिना किसी समस्या। ठीक है, और भी किसी विषय में अगर एनरोल कराना हो तो आप डायरेक्ट जो है A+ के ऐप पे जाइए और वहां पर एनरोल भी आप करा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, NCERT कोर्सेज चल रहे हैं और भी ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं संस्थान पे। तो मैं इन्हीं के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं कल एक नए एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।